नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति में राजघरानों की बहुत अहमियत रही है। देश जब आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद राजघरानों का राजपाट जब खत्म हो गया, महाराजा और महारानी का राजपाट जब खत्म हो गया, तो बहुत सारे राजघराने के महाराजा और महारानी चुनावी राजनीति में आ गए, क्योंकि तब उन्हें अपनी हैसियत और अहमियत बनाए रखने के लिए चुनाव मैदान में उतरकर किसी को सांसद बनना था, किसी को मंत्री बनना था, किसी को अपने कारिंदों को सांसद और मंत्री बनाना था। और इस प्रकार से वो सिलसिला चल पड़ा जो 75-76 सालों से चल रहा है। अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे बहुत सारे राजघराने हैं जिनके वारिस आज भी सांसद हैं, मंत्री हैं या सांसद मंत्री बनने की जुगत में है। आज मैं जहाँ हूँ ये भी किसी राजघराने के इतिहास से जुड़ी एक इमारत है। मेरे पीछे जो इमारत देख रहे हैं इसे मोती महल कहते हैं और मैं हूँ इस वक्त ग्वालियर में। ग्वालियर सिंधिया राजघराने का वो शहर, वो राजधानी जिसे आज भी देश के लोग अगर जानते हैं तो इस तौर पर जानते हैं कि मध्य प्रदेश का एक ऐसा इलाका जहां सिंधिया का राजनीतिक वर्चस्व आज भी है। सिंधिया की रियासत आज़ादी से पहले थी, वारिस और किरदार और चेहरे बदलते रहे। आज ग्वालियर के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के एक चेहरे हैं। मेरे पीछे जो महल है मोती महल, इसकी एक राजनीतिक अहमियत है और इतिहास भी है। इतिहास ये कि ये मोती महल 18वीं सदी में बना था, सिंधिया राजघराने के एक राजा की तरफ से बनवाया गया था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तब आज जो मध्य प्रदेश है तब ये मध्य भारत था और तब मध्य भारत की राजधानी ग्वालियर थी। और इस महल में, मोती महल में, मध्य भारत के पहले मुख्यमंत्री ने शपथ भी ली थी और यहाँ उनकी विधानसभा भी चलती थी। लेकिन 1956 में मध्य भारत मध्य प्रदेश हुआ और तब राजधानी यहाँ से शिफ्ट होकर भोपाल चली गई। उसके बाद से चुनावी राजनीति में सिंधिया राजघराने के लोग समय समय पर अलग अलग भूमिका निभाते रहे। राजमाता सिंधिया आपने सुना होगा, सांसद, जनसंघ की संस्थापक, उनके बेटे माधवराव सिंधिया जो ग्वालियर से 5 या 6 बार सांसद बने। उसके बाद आज की तारीख में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ वसुंधरा राजे सिंधिया, आप जानते हैं, राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री, इस बार भी वो चेहरे के तौर पर संघर्ष कर रही हैं अपनी पार्टी में। यशोधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया की दूसरी बहन, ज्योतिरादित्य सिंधिया की दूसरी बुआ, चुनाव मैदान में यहाँ से पहले सांसद रह चुकी हैं, ग्वालियर से भी और गुना से भी। लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये इलाका, ग्वालियर, भिंड, चंबल का, मुरैना का, ये वो इलाका जिसे माना जाता है सिंधिया राजघराने के राजनीतिक दबदबे वाला इलाका है। ये वो इलाका जहाँ 2018 में कांग्रेस को 34 में से 27 सीटें मिली थी। सही कह रहा हूँ, 7 बीजेपी। और आज कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी हो चुकी है। बीजेपी की 3 लिस्ट पहले आ चुकी है। आज कांग्रेस ने भी 144 अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। तो मैं इसलिए मोती महल आया क्योंकि चूंकि इस महल की एक राजनीतिक अहमियत रही है, राजघराने के महल के अलावा भी आज़ाद भारत में भी, इसलिए यहाँ कुछ पत्रकारों जो शहर के वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको भी हमने बुलाया है। जैसे राकेश अचल जी हैं, करीब करीब 4 दशक तक पत्रकारिता में सक्रिय रहे हैं, आज भी सक्रिय हैं और जनसत्ता के ब्यूरो चीफ रहे हैं। किसी ज़माने में मैं इनका नाम पढ़ा करता था जब मैं बिहार में होता था, और ग्वालियर में रहते हैं लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत बारीकी से जानते हैं। देव श्रीमाली जी हैं, जनसत्ता से जुड़े रहे, आज एनडीटीवी से जुड़े हैं, लेकिन 3 दशकों से अधिक, 3 दशक से अधिक, 4 दशक, 3-4 दशकों से ग्वालियर में रहते हुए ग्वालियर और मध्य प्रदेश की राजनीति को बारीकी से जानते हैं। और ये सब इंसाइक्लोपीडिया है यहाँ। और इस बीच पसीना भी चल रहा है थोड़ा। जावेद खान साहब भी हैं, ये भी ग्वालियर में ही रहते हैं, ये भी यहाँ की राजनीति को समझते हुए एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अलग अलग संस्थानों से जुड़े रहे। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले देव श्रीमाली जी से, लेकिन पहले ज़रा पसीना भी पोंछ लें, धूप सीधी आ रही है। तो देव श्रीमाली जी, आज पहली लिस्ट आई है, बात मैंने सिंधिया घराने की पीछे मोती महल है, इसके इतिहास का कुछ और ख़ास पहलू है जो आप बता सकते हैं? थोड़ा इधर आ जाइए, आप इधर आइए। ख़ास पहलू जो इसकी ऐतिहासिकता को बताते हुए। देखिए, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये अगर हम इस बिल्डिंग को कहें ना तो ये विडम्बनाओं की बिल्डिंग है। ये जब इसमें सेक्रेटरीट सिंधिया राजघराने का शुरू हुआ, दरबार हॉल बनाया गया जिसमें सोने की पॉलिश है, जिसमें इटली से उस समय का जिस साइज का
कांच मंगवा के लगाया गया था, वो देश में अकेला था। जब मुगले आजम पिक्चर बनी और प्यार किया तो डरना क्या में उसमें बहुत सारे शीशे वाले जो सीन हैं वो उसकी कल्पना इसी के एक कक्ष से ली गई थी, जिसमें बहुत सारे अक्स उभरते हैं। तो ये विडम्बनाएं भी रही और इसी ने जो है इसने बहुत राजनीतिक नज़ारे देखे हैं। और पहले जो मध्य भारत मतलब जो मध्य प्रदेश है, पहले मुख्यमंत्री की शपथ यहाँ सिंधिया राजघराने के, तब वो राजा थे जियाजी राव सिंधिया। बिल्कुल उन्होंने शपथ दिलाई थी। ये जो तिरंगा लगा है, इस तिरंगे को लगते हुए और इससे सिंधिया का ध्वज उतरते हुए भी इसी बिल्डिंग ने देखा। जब राजपाट खत्म हुआ, जब कहा जाने लगा कि राजा अब रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब मतपेटी से पैदा होगा। हाँ, लेकिन ये हकीकत यहाँ बहुत देर में बदली, क्योंकि और बल्कि अभी भी नहीं बदली है, थोड़ी थोड़ी तो अभी भी राजघराने का असर है। तो ये जो है इसने बहुत चीजें देखी। तो यहाँ मध्य भारत की पहली विधानसभा बैठी। हाँ, और अंदर असेंबली जैसा भी कुछ है। बिल्कुल, वो जो दरबार हॉल हुआ करता था जियाजी राव सिंधिया का, उस दरबार हॉल में ही मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा लीलाधर जोशी के नेतृत्व में इसने शपथ ग्रहण किया। और तब जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे वो भी आए थे। नहीं, वो शपथ में तो नहीं आए थे। अच्छा, नहीं आए। लेकिन हाँ, जियाजी राव सिंधिया ने शपथ दिलाई थी। लेकिन उस दौर में उससे थोड़े पहले जियाजी राव सिंधिया जब विलय का बात चल रही थी उस समय आए थे। और उसके बाद फिर ये 1956 के बाद फिर इसके दिन उसका कद घटना शुरू हुआ। तो लेकिन सारे सरकारी दफ्तर लेकिन उसके बाद भी इसका कद इसलिए पूरा नहीं घटा कि कमिश्नर से लेके और आईजी तक और मध्य प्रदेश सरकार के 4-5 बड़े डिपार्टमेंट, CLR, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, एक्साइज कमिश्नर, लेबर कोर्ट का ऑफिस, ये सब यहाँ बैठते थे। अब धीरे-धीरे कुछ लेकिन पिछले 3 साल में अब इसके दुर्दिन शुरू हो गए हैं। क्योंकि आज़ादी का 75वां सालगिरह भी शुरू हो गया है। इसके दुर्दिन मतलब इसके साथ कुछ सिंधिया राजघराने की राजनीतिक हैसियत के भी दुर्दिन शुरू हुए हैं? नहीं, ये तो नहीं कहेंगे। देखिए, राजनीति में किसी के दिनदन शुरू नहीं होते जब तक कि वो खुद किनारे ना चला जाए। ओके, है ना। सिंधिया जी हार गए थे लेकिन बीजेपी में बड़ी ताकत के साथ निकल के आए। तो उतने बुरे दिन तो नहीं है। चलिए, अब राकेश अचल जी, मैं तो अब चूंकि राजनीति पर इतिहास से थोड़ा वर्तमान में आते हैं, आज ही मध्य प्रदेश की ये लिस्ट आई है। 144 उम्मीदवारों की लिस्ट है। इसमें ग्वालियर के भी जो 6 सीटें हैं ग्वालियर की, उसमें 4 या 5 की लिस्ट आई है। कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, ग्वालियर की 4 सीटें आ गई, 5 आ गई, 5 आ गई शायद ना, 5 आ गई ना आज एक साथ आई है सब लोग, 5 आ गई। तो अब चूंकि लिस्ट भी आ गई और ज्योतिराज की पहली लिस्ट है। बीजेपी की 5 लिस्ट आ गई है। हाँ, बीजेपी की 4 आई सर। 3 बड़ी लिस्ट आई, बीच में 1 आई थी। हाँ, 1 आई, 4 आई है। हाँ, 136 बीजेपी का अनाउंसमेंट हुआ और 144 कांग्रेस का है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का असर माना जाता है कि इस रीजन में है, और वो देखा भी 2018 तक, उसके पहले उनके पिता का था। लेकिन उपचुनाव में जो उम्मीद थी उसमें झटका लगा, ग्वालियर में भी, मुरैना में भी, और भी। अब जो चुनावी चौसर बिछ रही है, बिसात बिछ रही है, उसमें आपको क्या लगता है? देखिए, सियासत की सीकरी है पुरानी। तो यहाँ पर सियासत का जो परिदृश्य है हर समय बदलता रहता है। तो अब कहने को एक मिथक बन गया है कि सिंधिया परिवार का इस पूरे अंचल पर बहुत प्रभाव है, लेकिन ऐसा हकीकत में है नहीं। सिंधिया के नेतृत्व में जो 2019 में बगावत हुई, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए, उसके बाद से ही ये जो क्षरण है सिंधिया राज परिवार का वो शुरू हो जाता है। आप देखिए कि उस 22 लोग लेके आए थे, तो चुनाव हुआ तो उसमें से 5-6 लोग हार गए चुनाव, और अभी भी जो टिकट मिले हैं तो उसमें से भी अभी 5-6 लोग बाकी हैं इनके टिकट मिलना शेष हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और कुल मिलाकर के अब जो ग्वालियर चंबल अंचल जिसमें 8 जिले आते हैं, उसमें ग्वालियर, शिवपुरी और गुना में इनका आंशिक प्रभाव माना जाता है। होता भी है थोड़ा, लेकिन चेहरे की चमक है, एक स्टार प्रचारक हैं, तो उस नाते से एक पैन स्टेट लीडर के तौर पर सिंधिया की ज़रूरत कांग्रेस में जब थे तब कांग्रेस को थी, आज भारतीय जनता पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी को है। लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर अब वो नहीं है जैसा कि 1984 के तक हुआ करते नहीं। लेकिन 2018 में भी अगर यहाँ 34 में से 27 सीटें ग्वालियर, चंबल, इस रीजन में, भिंड, मुरैना में जीती कांग्रेस, तो माना गया कि सिंधिया का असर और प्रभाव था। तभी तो 22 विधायक छोड़कर चले गए बगावत जब हुई तो उनके साथ। देखिए, ये धारणा है, इस धारणा को आप तोड़ नहीं सकते।
2018 का जो चुनाव हुआ था वो एंटी इनकम्बेंसी 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ थी। तो ये सिंधिया का सौभाग्य था, सिंधिया का सौभाग्य था कि सीटें जीती कांग्रेस। उसमें सारे के सारे उनके नहीं थे, 22 लोग जो उनके साथ गए उसमें बुंदेलखंड के लोग भी हैं, उसमें मालवा के लोग भी हैं। ग्वालियर चंबल संभाग से संख्या बड़ी है, लेकिन आप अब ये धारणा मिटा दीजिए और देश के लोगों के सामने से भी इसको हटा दीजिए कि सिंधिया कोई जादू की छड़ी है और वो पूरी सियासत का परिदृश्य बदल देंगे। तो इस बार लगता है कि जो बीजेपी, तो उन्हें इसी उम्मीद में बीजेपी सिंधिया पर बैंक कर रही है, उनके लोगों को टिकट मिलेगा भी, मिल रहा भी है। जो हार गई उपचुनाव में इमरती देवी ग्वालियर ज़िले की एक सीट से, उन्हें भी टिकट मिला। तो ये तो उम्मीद बीजेपी की सिंधिया से ही है। देखिए सिंधिया, मैंने कहा, और एक दूसरे नेता इस इलाके के अगर मानिए तो नरेंद्र सिंह तोमर है जो मुरैना के हैं। आप बिल्कुल मान के चलिए कि इस क्षेत्र में ग्वालियर चंबल संभाग की जब मैं बात करता हूं तो सिंधिया एक पैन स्टेट लीडर के तौर पर तो मान्य हैं, लेकिन अगर वो उनका आप चाहें कि भिंड में जाके वो किसी को जिताया है या मुरैना में जाके किसी को जिताया है तो ये संभव नहीं है। उनके आभा मंडल से जो प्रत्याशी मैदान में काम कर रहे हैं वो जीत जाते हैं तो ये उनकी व्यक्तिगत सफलता है, सिंधिया की नहीं है। सिंधिया का भरोसा इसलिए भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है कि उनके पास अब इस इलाके में ना संगठन बचा है और ना कोई बड़ा छत्र बचा है। नरेंद्र सिंह तोमर भी केंद्र में इतने साल मंत्री रहे, सांसद रहे, राज्यसभा सदस्य रहे, लेकिन वो ऐसी छवि नहीं बना पाए कि संगठन को अपने इशारे पर नचा लें, किसी को जिता दें, किसी को हरा दें। अब जावेद साहब, आपसे भी पसीना भी चल रहा है, सीधे धूप आ रही है, और सामने ये ताल कौन सा है? बैजल ताल। बैजा ताल। तो बैजा एक महारानी हुआ करती थी, अच्छा, सिंधिया राज परिवार की, हाँ, है ना, जो जिन्होंने ये बनाया दौलत राव की शायद माँ थी, हाँ, मेरे को पक्का नहीं पता, लेकिन हाँ। अब इसको लेकर भी जैसे गूगल में देखा तो मोती महल को लेकर 2 डेट आ रही है। किसी ने कहा दौलत राव पेशवा ने बनवाया 18वीं सदी में, कहीं है कि नहीं 1905-10 में बना। ये देखिए 1905-10 में ही बना है ये। उसका कारण ये है कि जब 18वीं सदी का जो जिक्र गूगल में है, उसके बाद उस समय तो 1857 की क्रांति वगैरह भी हुई थी और तब इनका कोई अस्तित्व यहाँ था ही नहीं। सेना भी किले के ऊपर रहा करती थी, है ना, और तो इसलिए ये जब 1905 में तो यहाँ सेक्रेटरीट लगती थी ऐसा, लेकिन सिंधिया के रिकॉर्ड में ही है। जी जावेद साहब, आपको क्या लगता है इस चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया का असर, और आने वाले वक्त में जब चुनाव होना है, इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए, तो उसका प्रभाव? जी बिल्कुल, प्रभाव की बात की जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया का असर है, फैक्टर है, लेकिन जैसे कहा जाता है कि एक वो करिश्मेटिक यानी करिश्माई नेता हैं, तो जो भीड़ आती है, जो उनके पीछे मूवमेंट आता है, उस मूवमेंट में सब लोग कहीं ना कहीं सिंधिया केंद्र बिंदु के रूप में रहते हैं। ये राजनीति का, चाहे बीजेपी की बात रही हो या कांग्रेस की मजबूरी रही हो, जब कांग्रेस में थे तो सिंधिया करिश्माई नेता थे और बीजेपी में हैं तो करिश्माई नेता हैं। क्योंकि लीडरशिप का सवाल है तो लीडरशिप में ग्वालियर चंबल संभाग में या मध्य प्रदेश में एक चमकते हुए सितारे के रूप में अगर देखने की बात की जाए तो सिंधिया ही दिखाई देते हैं। तो इसी वजह से जब कोई भी चीज़ आती है तो नाम होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब से सिंधिया जी आए तो सबसे उनके आने के बाद से एक कुछ माहौल बीजेपी का भी बदला है, उनके आचार विचार में भी बदलाव आया है और सिंधिया जी के में आया है। सिंधिया जी को एक एक कार्यकर्ता से मिलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जो महाराज वाली छवि थी उसको तोड़ने का काम बीजेपी द्वारा किया गया है और इसमें बीजेपी की लीडरशिप, बीजेपी का संगठन और कार्यकर्ताओं की नाराज़गी, जो बीजेपी के पूर्व के कार्यकर्ता हैं उनकी नाराज़गी का भी असर है और ये असर देखने को भी मिल रहा है। नहीं तो अब मैं सीधे आता हूँ पॉलिटिकल जो फॉल आउट क्या हो सकता है उसके बाद उनके पास भी, कि अब जब 34 में से अगर 27 सीटें जीत गई कांग्रेस 2018 में, हालांकि उपचुनाव में कुछ सीटें हार गई, तो अब इस बार क्या देखते हैं आप? मैं ग्वालियर पूरे इस ग्वालियर चंबल संभाग की बात कर रहा हूँ। 34 सीटों में से 26 सीटें थीं और 26 सीटों में जो हासिल किया था कांग्रेस ने, जो बहुमत हासिल किया था, लेकिन अब जब उपचुनाव हुए तो वो चीज़ें पासा पलट चुका है। लेकिन अब जो बात की जा रही है तो अब सबसे बड़ी बात है कि महाराज की जो स्थिति थी, जो ज्योतिराज सिंधिया को महाराज ग्वालियर चंबल संभाग का कहा जाता है, सिंधिया स्टेट के उत्तराधिकारी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब जो उनका असर है वो असर अब विभाजित हो गया है।
विवाहित ऐसे हो गया है कि अब उनको विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, हालांकि मना नहीं कर पा रहे हैं। और इसको लेकर ग्वालियर चंबल संभाग नहीं पूरे देश में एक द्वंद्व बिछा हुआ है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जब लोकसभा की बात करते हैं तो गुनाह और लेकिन आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा अब आप नतीजों के संदर्भ में क्या देखते हैं? नतीजों की बात की जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग में स्थितियां ऐसी हैं कि अब कोई करिश्माई नेतृत्व सिंधिया का मुझे दिखाई नहीं देता है। चलिए, अब एक चीज़ जो यहाँ कहते हैं, इधर ही आते हैं, एक चीज़ जो कहते हैं, शायद आप भी बोलते हैं, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और महाराज भाजपा। तो ये यहाँ पे अभी जैसे मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, जहाँ मैं होटल में हूँ वहाँ भी, तो वो सब लोग जो बहुत सारे लोग नेता टाइप के घूम रहे हैं या कार्यकर्ता, तो बोल रहे हैं यहाँ बीजेपी भी दो बीजेपी है, एक सिंधिया वाली बीजेपी है, एक ओरिजिनल बीजेपी है, और उसमें भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। ऐसा है? नहीं, वो तो स्वाभाविक है। देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत सिंपल सी बात है। बीजेपी काडर बेस्ड पार्टी है, सिंधिया लीडर बेस्ड पार्टी के नेता थे। अगर लीडर बेस्ड पार्टी के नेता नहीं होते तो 19-22 जो विधायक उनके साथ गए, तमाम सारे कार्यकर्ता गए, वो नहीं जाते ना, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी की उमा भारती गई, उनके साथ कोई नहीं गया। कल्याण सिंह गए, उनके साथ कोई नहीं गया। और भी कैडर बेस्ड पार्टी के, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर रहे हो, ये नहीं। तो वो लीडर बेस्ड पार्टी से आए हुए लोग हैं, और ये कैडर बेस्ड, तो ये कन्फ्लिक्ट तो होना तय ही था, है ना। लगातार भारतीय जनता पार्टी 2 साल से इस बात में प्रयासरत थी कि इनके बीच में तादाद में स्थापित कराया जाए, लेकिन जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात ये है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी का जन्म ग्वालियर में हुआ, जनसंघ का जन्म ग्वालियर में हुआ। कुशाभाऊ ठाकरे जो इन संस्थानों के पितृ पुरुष कहे जाते हैं, उनका पूरा जीवन ग्वालियर में कटा। अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में रहे। जब कहीं से जीतने की जरूरत नहीं पड़ी थी तो अडवाणी जी सांसद यहाँ से बनाए गए, सिकंदर वक्त को यहाँ से सांसद बनाया गया। ठीक है, बरसों से यहाँ मैं राजमाता के आने के पहले की भी बात कर रहा हूँ। राजमाता के आने के पहले भी इतनी संख्या में विधायक जनसंघ के यहाँ से थे कि सिर्फ राजमाता के साथ आए कुछ विधायकों के साथ मिलके द्वारका प्रसाद मिश्रा की सरकार गिरा के और समृद्ध सरकार की रचना कराई। तो मैं सिर्फ इसके जरिए ये बताना चाहता हूँ कि इस अंचल में भारतीय जनता पार्टी सदैव से एक ताकतवर पार्टी के रूप में रही। आपने 2018 के रिजल्ट की बात कही कि किसके कारण आए, किसके कारण नहीं आए। निश्चित तौर पर किसी भी जीत में सबसे बड़ा योगदान सभी का होता है, क्योंकि यहाँ का लीडर बेस्ड पार्टी में टिकटों का निर्धारण होता है, संख्या का, व्यक्तियों का नहीं होता है कि किसके कितने टिकट मिलेंगे। तो इस अंचल में स्वाभाविक तौर पर जब तक माधवराव जी थे तब तक, और फिर उनके बेटे आए तब तक, ज़्यादातर टिकटों का फैसला सिंधिया परिवार के हैसियत से ही होता था। तो निश्चित तौर पर उसके जीतने का श्रेय भी उनको मिलेगा। अब इस बार क्या देखते हो आप? नहीं, इस बार चुनाव बहुत ही कांटे का होने वाला है। ना तो 2018 की परिस्थितियां हैं और ना 2019 के उपचुनाव की परिस्थितियां हैं, दोनों 20 की हाँ। दोनों ही बातें अलग अलग हैं। 2018 के चुनाव में ग्वालियर में एक दलित और सवर्ण संघर्ष हुआ, और इस दलित और सवर्ण संघर्ष में दोनों तरफ से मात खाने के लिए सिर्फ शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी थी। दलितों को दलित पिटे, उनके लोग मरे, फिर उन पर मुकदमा दर्ज हुए, इसके कारण दलित लोग उनके खिलाफ हो गए। दलितों के बीच चुनाव में हो रहा था, 2 अप्रैल को दंगा हुआ था, चुनाव शुरू हो गए थे। फिर उसको डैमेज कंट्रोल के लिए शिवराज सिंह ने कहा कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। तो इससे सवर्ण समाज में एकदम उबाल आ गया, तो इनके पास कोई पूंजी बची नहीं थी। ये चुनाव में वैसी परिस्थितियां अब नहीं हैं। दलित अभी भी भारतीय तो जैसे 2018 में एक परिस्थिति थी जिसमें 6 ग्वालियर की सीटें में 5 कांग्रेस 1 बीजेपी, सही बोल रहा हूँ? 2018 में हाँ, 5-1 4-2 तब हुआ जब उपचुनाव हुआ 20 में। तो आज की स्थिति में मैं ग्वालियर की अगर बात करूं, फिर संभाग की बात करूंगा पूरे, तो आज की स्थिति में जैसे आप करो ऐसी स्थिति नहीं, तो कुछ बदलाव देखते हैं आप? नहीं, ग्वालियर में तो लगभग ऐसे ही रिजल्ट आने वाले हैं, मतलब 2018 की तरह ही रिजल्ट आने की संभावना है, क्योंकि कहीं कुछ ऐसा परिवर्तन दिखाई दे नहीं रहा है। उम्मीदवार भी वही है। सबसे बड़ी बात यह है ना कि बदला कुछ है नहीं, है ना। अब एक आध सीट पे अभी जैसे 2 सीटों पर अभी उम्मीदवार घोषित नहीं हुए। दक्षिण पर बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, और ग्वालियर पर भी कांग्रेस ने घोषित नहीं किया। एक बार उम्मीदवार आ जाए तो थोड़ी सी स्थितियां और साफ होंगी, लेकिन अभी कोई बेहतर पोजीशन ग्वालियर सिटी के अंदर बीजेपी की नहीं है।
अब अचल जी को शामिल करते हैं। एक तो माफ़ी चाहूँगा, तीनों वरिष्ठ हैं, मेरे आग्रह पर आ गए, खड़े होकर बात कर रहे हैं। सीधी धूप की गर्मी है और पसीने का मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, तो मैं सिर्फ माफ़ी चाह सकता हूँ कि आपको मेरी वजह से इतनी दिक्कत हुई। लेकिन अचल जी, इधर आता हूँ मैं। देखिए, सबकी दिलचस्पी ये जानने में होगी कि बीजेपी ने शुरू की 2 लिस्ट जो दी, 78 ऐसे उम्मीदवारों की लिस्ट, उसमें 3 सीटें बीजेपी की जीती हुई थी, पहले 75 हारी हुई सीटें थी, उसमें इस रीजन की भी सीटें थी। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस संभाग में, ग्वालियर भिंड मुरैना में अधिक सीटें हासिल करने की है, ताकि वो जो 7 सीटें सिर्फ मिल गई थी 2018 में, वो किसी ढंग से 17-27 कुछ भी हो, ये बीजेपी की प्राथमिकता होगी। तो अब उस बीजेपी की रणनीति में एक उनके लिए किरदार कहें या उम्मीद कहें, वो चेहरा कहें, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। तो और यही लगेगा, तो वो स्थिति अगर 18 जैसी है या नहीं है, आपका आकलन क्या है कांग्रेस और बीजेपी के संदर्भ में? और मैं चुनावी जो 1.5 महीने बाद चुनाव होने, सवा महीने भाई कि 2018 और 2023 में बहुत फर्क आ गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया वही हैं, वो कांग्रेस में थे या भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन 2018 को रिपीट करना भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन है। मतलब 2018 को भी रिपीट करना हाँ, कठिन। वो स्थिति में भी वो नहीं रहेंगे। हाँ। क्योंकि कांग्रेस 2018 में जहाँ थी वो तो थी, अब उसको गेन करना है। और आज जो सूची जारी हुई है 144 प्रत्याशियों की, उससे जाहिर है कि कांग्रेस का आत्मविश्वास भारतीय जनता के पार्टी के आत्मविश्वास के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। वहाँ कोई अड़चन नहीं हुई, कहीं कोई विवाद अभी तक तो नहीं है, प्रत्याशियों की सूची आने तक तो नहीं है, और मुझे लगता है कि होगा भी नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत तैयारी के साथ, बहुत जांच परख के बाद ये सूची बनाई है। भारतीय जनता पार्टी मन से हारी हुई पार्टी यूँ लग रही है कि सिंधिया के बाद अगर कोई दूसरा छत्रप है, नरेंद्र सिंह तोमर, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जहाँ से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है वहाँ जाने से कतरा रहे हैं। तो जब वो वहाँ जाने से पहली बार गए, आज पहली बार गए भी हैं, तो लेकिन जो हवा फैलनी थी, जो संकेत लोगों तक जाना था कि ये डरे हुए लोग हैं, चुनाव से भयभीत हैं, तो ये हवा पूरे चंबल में, केवल दिल्ली में नहीं, मुरैना पूरा जिला, पूरा भिंड जिला, दतिया लगा हुआ है, वहाँ तक यह खबर पहुँची है। और इसका परिणाम आप देखेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जाएगा। कांग्रेस की स्थिति निश्चित तौर पर अब होगी, ऊपर तो आप जाएगी। जो कह रहे हैं बहुत अहम है। आप कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को इस ग्वालियर भिंड मुरैना इलाके में अगर 34 में से 27 सीटें मिली, 7 सिर्फ बीजेपी को मिली, तो आपके हिसाब से कांग्रेस और बेहतर कर सकती है, बीजेपी 7 से भी कम हो सकती है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अब कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है। कांग्रेस में महल का कोई पक्ष नहीं है। नहीं पक्ष है तो नुकसान होना चाहिए, नहीं, फायदा कैसे होगा? यही क्योंकि अभी तक कांग्रेस इस इलाके में, जैसा कि हमारे साथी ने कहा था कि जब कांग्रेस थी तब कांग्रेस आई होती थी, कांग्रेस एम होती थी। अब भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस बीजेपी जे है और बीजेपी नरेंद्र तोमर है। तो अब कांग्रेस में कोई महाराज नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ मैदान में है। उसे अब महाराज नाम की जो एक छाया रहती थी उससे मुक्ति मिल चुकी है, और ये कांग्रेस का प्लस पॉइंट है। क्योंकि पिछले 76 साल में ये पहला मौका है कि कांग्रेस महल विहीन कांग्रेस है, और उसका लाभ इस कांग्रेस को निश्चित तौर पर आप मिलेगा। आप देख लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी जो महल से ही अवतरित हुई थी वो घाटे में जा रही, क्योंकि महल की तमाम ताकत को आपने जैसे शुरू में प्रस्तावना में कहा कि उधर वसुंधरा राजे घर बैठ गई, इधर यशोधरा राजे घर बैठ गई। महल में रहने वाली ज्योतिरादित्य सिंधिया की पिता की मामी माया सिंह घर बैठी हैं, उनके पति दयानंद सिंह घर बैठे हैं। तो अब कोई है ही नहीं महल में। तो महल का तो जो प्रभामंडल था वो समाप्त है। सामंतवाद से मुक्ति का जो फायदा है वो कांग्रेस को मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी घाटे में जाएगी। ये मुझे आज की लिस्ट देखने के बाद लगता है। आइए एक मिनट अचल जी, जरा इधर आइए। देखिए आज की लिस्ट है हमारे पास, ये कांग्रेस की लिस्ट है 144 की। मैंने जैसा कि बताया बीजेपी की 136 की पहले लिस्ट है। इसमें एक दिलचस्प बात ये भी है कि बुधनी जो सीहोर ज़िले की एक सीट है, वहाँ शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले एक शख्स को उतारा है, विक्रम मस्ताल। पता नहीं आप लोग नाम जानते हैं? वो हनुमान 2008-9 में किसी सीरियल में या फिल्म में हनुमान की भूमिका निभाई थी, मुझे नहीं पता। मैं तो एक ही हनुमान को जानता हूँ, दारा सिंह को, और दूसरे बजरंगबली हनुमान को, जिनकी सिर्फ तस्वीर दिखती है। दारा सिंह पुराने रामायण के किरदार थे। तो सीहोर में क्या होगा
वो तो हम जब सीहोर जाएंगे तब देखेंगे। हम अभी ग्वालियर वापस लौटते हैं। जो इन्होंने कहा कि महल की छाया से, हाँ आप थोड़ा यहाँ बैठिए, आपके पास आऊँगा, यहीं बैठिए सामने। महल की छाया से कांग्रेस मुक्त हुई और ये कांग्रेस के लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। हाँ, तो अभी हमने देखा ना उपचुनाव में और पार्टी में क्या है। देखो मैं आपको बताऊँ, महल की छाया में कांग्रेस कब आई? महल की छाया में कांग्रेस आई 1980 में, है ना। 80 के पहले तो राजमाता साहब तो राजमाता साहब तो जनसंघ में थी, है ना। तो जनसंघ के तो ऐसा नहीं कि, और लेकिन अगर 80 के बाद पहले देखेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि 80 के पहले जहाँ कांग्रेस जीतती नहीं थी, है ना। उससे पहले भी कांग्रेस जीतती थी जब इनसे मुक्त थी, है ना। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस खत्म हो गई थी, लेकिन चूंकि सिंधिया के हाथ चला गया सब कुछ, तो फिर कांग्रेस खत्म हो गई। और जो लोग बस कांग्रेस में तो महल से संचालित सिंधिया हो गया कि भाई महाराज हैं, माधवराव सिंधिया है, ज्योतिराज पार्षद से लेकर के सांसद तक के टिकट वो फाइनल करते थे। तो सब वही जो सिजदे कर रहे हैं उन्हीं के फाइनल हो रहे हैं। तो उन्होंने मान लिया कि हमारे भी हाई कमान है सिंधिया जी हैं। नहीं उन्होंने नहीं माना। कांग्रेसियों ने बहुत सारे कांग्रेस ने, उनके ही कांग्रेस जो उनसे समर्थित थे, उनके कांग्रेसियों ने। बाकी कांग्रेस तो जिंदा रही। इसके आप देखेंगे, अगर ऐसा नहीं होता तो जब सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी, अलग पार्टी बनाई, नहीं वो तो चलो छोड़, वो तो एक हिस्सा था पार्टी की रणनीति का, कांग्रेस की ही रणनीति के हिस्से में वो पार्टी छोड़ के गए थे। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी, ग्वालियर के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उनके साथ नहीं गए, मुरैना के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उनके साथ नहीं गए, भिंड के जिला अध्यक्ष उनके साथ नहीं गए, दतिया के जिला अध्यक्ष उनके साथ नहीं गए, संगठन के बहुत सारे पदाधिकारी उनके साथ नहीं गए, ग्वालियर से विधायक प्रवीण पाठक उनके साथ नहीं गए, चंबल के तो कोई विधायक नहीं गया, भिंड से तो कोई गया ही नहीं, है ना। बाकी और भी बहुत सारे लोग थे जो नहीं गए। इसका मतलब ही ये था, सेवड़ा से विधायक उनके साथ नहीं गए। बहुत सारे विधायक गए थे लेकिन बहुत सारे नहीं गए। 26 में से ठीक है 19 विधायक गए थे शायद, या 17 यहाँ से, बाकी दूसरी जगह से थे, तो बहुत सारे नहीं भी गए थे। अब क्या है, लेकिन कांग्रेस में खास बात ये है कि कांग्रेस में कांग्रेस भी होती है, तो वो लोग तो बने रहते हैं। वो लोग जिंदा थे, सांस नहीं ले पा रहे थे, बस उन्होंने सांस लेना शुरू कर दी महल के बिना, ज्योतिरादित्य के छत्र छाया से निकलकर। नहीं, वो छत्र छाया में थे ही नहीं, है ना। जो छत्र छाया में नहीं थे, वो जो हाशिए पे पड़े थे, वो लोग वापस आ गए, जो अपने को मूल कांग्रेसी भी कहते हैं, है ना। तो वो लोग एकदम ताकत में आए। और फिर यहाँ लड़ाई एक्चुअल में चंबल में क्या है ना, वही जैसा कि पिछले चुनाव में गद्दारी शब्द चला, ये सब कुछ चली, तो चंबल में क्या है ना, ये चीज़ कोई बहुत अच्छी मानी नहीं जाती है। मुझे लगता है आज मैं सुबह राकेश अचल जी, सुबह मैं गया था जो महाराज वाड़ा है, और वहाँ सुबह बहुत मज़दूर सैकड़ों की तादाद में होते हैं। अब वहाँ हैरानी हुई कि कुछ मज़दूर भी राजनीतिक तौर पर इतने सचेत थे, जागरूक थे। उसी में एक मज़दूर ने कहा ये तो गद्दार है, ये पार्टी छोड़कर क्यों गया, ये कांग्रेस छोड़कर क्यों गया। तो ये फीलिंग भी सिंधिया के लिए नुकसानदेह इस इलाके में हुई है और होगी, या वो फीलिंग खत्म हो गई उपचुनाव के समय थी। गद्दारी का जो दाग है सिंधिया राजघराने पर 157 साल पुराना है, पहले स्वतंत्रता संग्राम का जो हुआ है। और उस मिथक को हर राजनीतिक दल ने जिंदा रखा, कोशिश, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। जब भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया नहीं थे, केवल राजमाता थी, तो राजमाता उनके लिए गद्दार नहीं होती थी, लेकिन माधवराव सिंधिया गद्दार होते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार होते थे, बाकी के लोग यशोधरा राजे गद्दार नहीं होती थी। अब स्थिति ये हुई कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में आ गए तो वो पहले व्यक्ति हैं इस परिवार के जो आपके यहाँ से 50 कदम दूर पर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, वहाँ पर जाकर उन्होंने माथा टेका, क्योंकि उन पर लक्ष्मीबाई को लेकर बहुत आरोप और ज़्यादा लगने लगे। पहले तो इतिहास में दर्ज है। उस दाग को धोने की उन्होंने कोशिश की और दुस्साहस प्रकट किया, क्योंकि उनके पहले कितनी पीढ़ियाँ, 4-5 पीढ़ियाँ बदल गई, किसी ने ये कोशिश नहीं की। बावजूद इसके अब वो जो फिनोमिना है वो डीएनए में शामिल मान लिया गया है सिंधिया इसके, क्योंकि राजमाता ने भी 67 में वही किया जो 2019 में जाके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया, 20 में सिंधिया ने किया। तो ये तो पीछे उनके अभी तक छाया की तरह लगा है, और इससे मुक्ति शायद
अगले 25 साल तक नई शताब्दी बदल जाएगी, तब तक उन्हें नहीं नहीं, मिलेगी। मुक्ति का एक ही तरीका है कि इस इलाके में अधिकतम सीट अगर फिर सिंधिया के चेहरे पर या सिंधिया की उस गोलबंदी में जीत जाए तो होगा कि भाई जो जीता वही सिकंदर। नहीं, सिकंदर तो रहेगा, लेकिन वो दागदार सिकंदर, गद्दार सिकंदर माना जाएगा। उसको ना भारतीय जनता पार्टी मुक्त करा सकती है, ना कांग्रेस मुक्त करा सकती है। कांग्रेस के ज़माने में कोशिश हुई थी कि पाठ्यक्रमों में से वो हिस्सा, चमक उठी सन 57 की जो तलवार पुरानी थी, वो हिस्सा विलोपित करने की कोशिश की गई। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता नहीं, कविता से नहीं हटाया, कविता से नहीं हटाया, पाठ्यक्रम में जो कहानियां थी अच्छा। वहां से हटा दिया। कविता तो विलोपित हो नहीं सकती। कोशिश की गई, लेकिन अब जनता के जो अवचेतन में चीज़ बैठ गई है उसको निकालने के लिए जितना 150 साल का वक्त पहले बिठाने में लगा उतना ही अभी और लगेगा, तो समय बाकी है। जावेद जी, आप ये बताइए, चूँकि बार बार बात जब भी ग्वालियर और इसकी बात होती है, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, बाहर कोई भी रहता है, वो राजघराने का राजनीति पर असर और उस असर की वजह से राजनीतिक तौर पर जो चुनावी नतीजे या जो होता है उसको उसी से जोड़ते हैं। हालांकि इन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या की कि बहुत सारे लोग अलग जो थे वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं या माल से मुक्त हुई कांग्रेस। लेकिन अब सवाल कांग्रेस का जो है सो एक पक्ष है, दूसरा बीजेपी का। सिंधिया के इर्द गिर्द बीजेपी की जो भी घेराबंदी हो रही है या उम्मीदवारी है। अब उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर एक दूसरे जो दिमनी से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो इनका आकलन है या इन्होंने कहा कि कांग्रेस 2018 से भी बेहतर हो सकती है, बीजेपी 2018 से भी खराब हो सकती है, क्या आप उससे सहमत हैं? जो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, चूँकि अब बीजेपी का जो गढ़ था, वो गढ़ माना जाता था ग्वालियर चंबल संभाग, वो गढ़ धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जो उनके छत्रप हैं उनको अपने अपने क्षेत्रों में ही लिमिटेड कर दिया गया है। जैसे नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात की आपने, दिमनी विधानसभा में समेट दिया उनको। अब वो अपने सीट बचाने में लग गए, अपने बेटे के टिकट को भूल गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। केपी सिंह, गुना की बात करूं, गुना के सांसद हैं, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था। अब हराने के बाद इतिहास बदला। अब जो केपी सिंह यादव से कहा जा रहा है कि आप अपना टिकट विधानसभा से लड़ रहे हैं, ये सीट छोड़ दें। उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया, जबकि बीजेपी को अनुशासित पार्टी माना जाता है, कैडर बेस पार्टी माना जाता है। लेकिन उन्होंने महाराज के खिलाफ ये बगावत शुरू से की हुई है, और वो कांग्रेस बीजेपी में थे तब उनके खिलाफ बोलते थे। अब जब वो उनको हरा दिया उसके बाद बोल रहे हैं। अब बीजेपी में सिंधिया जी फिर आ गए, तो फिर उनके साथ समकक्ष हैं, वो सांसद हैं और वो राज्यसभा से मंत्री बने। तो वो निर्वाचित प्रतिनिधि के बतौर अपने आप को बहुत सशक्त मानते हैं। तो उनका कहना है कि मैं बीजेपी में उनके लिए बार बार कुर्बानी नहीं दे सकता और अपने विधानसभा छोड़ और अपने लोकसभा की सीट को नहीं छोड़ूंगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का असर ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति पे पड़ रहा है। और जो पहले जो यहाँ पर मिथक है, जो यहाँ पर लोकोक्ति या मुहावरा है कि नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और महाराज भाजपा, तो ये कहीं ना कहीं चरितार्थ हो रहा है और ज़मीनी स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। एक सवाल और, चूँकि आप लोग को जाना भी है, शाम भी हो रही है और राकेश जी भी बहुत देर से खड़े हैं। जैसे एक तो सिंधिया फैक्टर, दूसरा शिवराज फैक्टर। जैसे शिवराज, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे भी नाराज़ वोटर कि एक ही चेहरा को देखते देखते थक गए, 16 साल हो गया ये। तो शिवराज को लेकर लोगों में क्या है? क्या ये वाकई ऐसा है कि एक नाराज़ वर्ग है जो लगता है कि चलो अब बहुत हो गया, कुछ बदलाव होना चाहिए? नहीं, देखो दोनों बातें हैं। हमको इसको राजनीतिक दृष्टि से सोचना चाहिए। शिवराज सिंह चेहरा है, तो चेहरे का एक नाम होता है, ठीक है? तो नाम पर ही आप गुस्सा उतार सकते हैं, है ना? जब एंटी इनकम्बेंसी होती है तो व्यक्ति के रूप में नहीं होती है, सिर्फ व्यक्ति के रूप में नहीं होती है। इसमें तमाम सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, है ना? मेरा अभी भी मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी में, मध्य प्रदेश की राजनीति में आज भी शिवराज सिंह ही सबसे ताकतवर, प्रभावी, लोकप्रिय और गांव-गांव तक पकड़ रखने वाले एकमात्र नेता हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है? और अगर हम जो बहुत सारी CSDS से लेके बाकी सर्वे भी देखें तो एज ए लीडर अगर हम देखेंगे तो अभी भी कमलनाथ उनके 2 नंबर पर हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ने 3 मंत्री कुल मिला के 7 सांसद को उतार दिया? ये तो बीजेपी का शिवराज से भय हो सकता है। हाँ, हो सकता है। मैं जो कह रहा हूँ ये मेरी बात की ही पुष्टि करता है कि एक आदमी जो लगातार 20 साल से 18 साल से मुख्यमंत्री है, ठीक है, और उसकी लोकप्रियता घट नहीं रही है, जबकि बाकी लोग जिनकी 10 साल 8 साल की लीडरशिप है उनकी घट रही है ना? तो उनको
उससे हो सकता है उनको हटाना चाहते हो, पक्का नहीं पता है अपने को। कहते ये भी है कि पार्टी उनको हटाना चाहती थी, साइड ट्रैक करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि नहीं आप हटा दो हमको, ठीक है, तो हटा भी नहीं पाए। सारे डिसीजन भी, पहली सूची आई तो उसमें लगा कि हाईकमान की सूची है, ठीक है। दूसरी सूची आई तो लगा कि नहीं वो तो है ही नहीं। चौथी सूची आई तो पता लगा कि वो तो बिना कमान की सूची है, और जो अगली सूची आएगी हो सकता है वो लो कमान की सूची हो। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे कहते रहते हैं कि जिस तरह से पहली सूची में ये कहा गया था कि हम इनको टिकट नहीं देंगे, उनको नहीं देंगे, इतने टिकट काट देंगे, उतने काट देंगे, है ना। अजय बिश्नोई को टिकट मिल गया जो लगातार 5 साल से बीजेपी पर आक्रमण करते रहे, है ना। दूसरी बात, बीजेपी की विडंबना आप समझिए, उन्होंने बड़े लीडर तो उतार दिए, क्या वो अभी भी बड़े रह पाए हैं? 20 साल पहले वो बड़े नेता थे और जगह पर बैठे थे इसलिए थे। अब विधानसभा के मैदान में आए, कैलाश विजयवर्गीय ने खुद क्या कहा, मैं बताना नहीं चाहता, मजबूरी में आ गया, मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता था। उन्होंने कहा अब मैं किसके हाथ जोड़ूंगा 20 साल बाद, जोड़ नहीं सकता, बड़ा नेता हो गए, जो भी है ना। तो क्या होता है, लोकसभा का चुनाव जो लोग लगातार लड़ लेते हैं, आप तो दिल्ली में रहते हैं, लोकसभा देखते हैं, बड़े नेताओं से आपका संपर्क है, आप खुद जानते हैं। वैसे नेताओं से बहुत कम संपर्क है लेकिन मैं सिर्फ जनता में नहीं, देखिए वहाँ के कल्चर को आपको पता है। कल्चर ये है कि लोकसभा एवरेज 150 से पौने 200 दिन चलती है, विधानसभा साल में 15 दिन चलती है, वो भी पूरी नहीं चल पाती, सरकारें चलाना नहीं चाहती, है ना। तो 200 दिन वो दिल्ली में रहता है। हर सांसद 4-5 कमेटियों का मेंबर होता है जिसमें उसको टूर करना होते हैं, तो उसके पास अपने क्षेत्र को देने के लिए बहुत समय नहीं होता है। अगर हम ग्वालियर चंबल की बात करें, विधायक जो है ना, विधायक से लोग अपेक्षा करते हैं कि उसके घर बेटा हो आए, डस्टॉन हो आए, 13वीं हो आए, मर जाए आए, है ना, शादी हो आए, बारात में भी चले, अस्पताल में भी जाए, कोर्ट के कचहरी का काम है तब भी आपके मदद करे। लोकसभा सदस्य वो नहीं कर पाता, वही आदमी सांसद जीतता रहता है। हम आपको उदाहरण देते हैं भिंड का। भिंड में राम लखन सिंह 4 बार से या 5 बार से सांसद थे और लगातार वो जब तक जिंदा रहते जीतते रहते। वो सीट रिजर्व हो गई तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको ऑफर किया कि वो जो है विधानसभा का चुनाव लड़ें, ना चाहते हुए भी वो ना नहीं कह पाए और उनको लड़ना पड़ा। जिस विधानसभा सीट से वो 50,000 वोट से चुनाव जीतते थे हर लोकसभा में, उसी विधानसभा क्षेत्र में से वो जिनकी जमानत जब्त हो गई, तीसरे नंबर पे आए। सही बात है। अब मैं एक संक्षिप्त, चूंकि शाम हो रही है, संक्षिप्त क्लोजिंग कि आपके हिसाब से अभी एज किसको है ओवरऑल? देखिए 230 सीटों वाली विधानसभा में एज तो कांग्रेस को है, कांग्रेस को, बल्कि मैं देखो बिल्कुल साफ कर दूं, कांग्रेस के पक्ष में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। कांग्रेस कुछ गलती ना करे और अपने प्रत्याशियों का चयन ठीक से कर ले। भारतीय जनता पार्टी जो आ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के उसमें बहुत सारी ठीक है और अप्रत्याशित नहीं है। कुछ उन्होंने चमत्कार भी किए हैं कि हो सकता है वो काम कर जाए, हो सकता है नहीं करे। लेकिन हम आपको एक बात और स्पष्ट करना चाहते हैं कि अभी भी ग्वालियर चंबल संभाग में चंबल का कुछ हिस्सा छोड़ दिया जाए तो सिंधिया परिवार के वोटों में, मतलब एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात करें तो सिंधिया परिवार का अपना एक कॉमन वोट है। अभी भी जो लोग विकास पर वोट देते हैं या रोज की हस्तक्षेप वाले नेताओं से परेशान रहते हैं या जिन्हें राजनीति में रुचि नहीं रहती, वो लोग अभी भी सिंधिया परिवार के प्रति उनका वोट रहता है। जिनको कोई काम नहीं होता नेता से, उन लोगों को। जी चलिए, अब क्लोज करते हुए आपके हिसाब से एज कांग्रेस को है या बीजेपी को है? देखिए, बीजेपी तो ये मौका 2018 में ही गंवा चुकी थी और 2023 तक बहुत कुछ बदल चुका है नेतृत्व में, संगठन में और देश प्रदेश में, तो वो स्थिति तो नहीं है। लेकिन ये है कि इस अंचल में सिंधिया के बिना भारतीय जनता पार्टी जीवित नहीं रह सकती, न रही है। जब माधवराव सिंधिया कांग्रेस से बाहर निकाल दिए गए थे तब भी नहीं थी, उन्होंने अपना ऑफिशियल कैंडिडेट हटा लिया था मैदान से और आज भी उन्हें सिंधिया की माला जपनी पड़ेगी। तब उनका इस अंचल से, जहाँ से कि उन्हें डिच मिला था पिछले इलेक्शन के बाद, तो वहाँ उनको राम नाम की जगह सिंधिया नाम जपना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत उद्धार हो सकता है। यानी इस अंचल से जो हार का भय है वो
कम हो सकता है, लेकिन उससे मुक्ति मिल जाए ये संभव नहीं। ओवरऑल एज किसको देखते हैं? ओवरऑल तो आप अगर देखें पूरे परिदृश्य को, पूरे मध्य प्रदेश के, तो हवा कांग्रेस की है। और उसके लिए कांग्रेस को कोई कोशिश नहीं करनी पड़ रही है। ये पिछले 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी और पिछले 3 साल की, तीनों मिला के 18 साल आप ओवरऑल किसको एज देखते हैं? जी बिल्कुल नहीं, आपके सवाल के पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब अगर 2018 में मैंडेट खो दिया था बीजेपी ने, तो अब जो एक्सपर्ट हैं या राजनीति के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि अगर ये जोड़ तोड़ नहीं करते, सरकार बनी रहने देते, कमलनाथ के कामों को देख लेते, तो उनको आगामी शिवराज चौहान या बीजेपी को 15 साल के लिए और ज़्यादा मौका मिल जाता। लेकिन अब उन्होंने जो तोड़फोड़ की, उसके वजह से जो नाराज़गी देखने को मिल रही है, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलेगा और जो बहुमत दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस की तरफ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया आप लोग आए इतनी धूप इतनी गर्मी में। पानी लाओ भाई, हम भी पियेंगे। और राकेश अचल जी और देव श्रीमाली जी, आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ, आप इतनी गर्मी में आए। और सामने देखिए ताल है, मौसम अच्छा है। अब धीरे धीरे लोग यहाँ लगता है कुछ म्यूजिक वगैरह का सब होता रहता है, लोग सब आते रहते हैं घूमने के लिए। किशोर कुमार की आज शायद कुछ है, किशोर कुमार की याद में कुछ है। हाँ, सुहानी रात ढल चुकी, सुहानी रात ढल चुकी है कार्यक्रम सामने होने वाला है। चलिए फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं हम ग्वालियर के इस मोती महल के इस प्रांगण से, और इसके बाद हम जाएंगे ज़रा अंदर, जाकर अंदर का पूरा मुआयना करेंगे, जो अभी मैं गया नहीं हूँ। 20 रुपये का टिकट लगता है, कैमरे से शूट करने के लिए 400 रुपये लेते हैं, वो जो मैंने पे किया है, और अंदर जाके थोड़ा मुआयना करूँगा। नमस्कार।